देखिए, बच्चों का भी मेरा एक निवेदन है जो मुझे इस समय सुन रहे हैं आस्था पे, यूट्यूब पे, कहीं भी। आजकल ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है एजुकेशन का। 80% ऑनलाइन ही है। अच्छा बात, माँ बाप बताओ ईमानदारी से, बच्चे को समझ में आ रही है ऑनलाइन पढ़ाई? हाँ, एक समस्या हो गई, जिन बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं थे उन हाथों में मोबाइल और चला गया। ये समस्या और हो गई। अब ये विषय थोड़ा कठिन है। अभी शायद कानेपुर की बात है का, अभी न्यूज में आया था, 15 साल के बच्चे ने अपनी मैडम का, जो मैडम बेचारी पढ़ा रही थी, फोटो के साथ वीडियो कॉल पे पढ़ा रही थी, उसका स्क्रीनशॉट लेकर और उसका नंबर लेकर ऑनलाइन कर दिया। और जब ढूंढने गए तो 15 साल का बच्चा। ये काम किसने किया? तो 15 साल के बच्चे ने किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा सिस्टम ही गलत हो सकता है वो ऑनलाइन का, लेकिन मैं एक निवेदन अवश्य करूंगा। ज्ञान को ज्ञान की दृष्टि से देखो। जब आप पढ़ने जाते हो तो आपके माता पिता बड़ी उम्मीद से आप पर अपना पैसा खर्च करते हैं, बड़ी उम्मीद से मेरे बच्चे पढ़ जाएं। और जब बच्चे पढ़ते हैं ना तो माँ बाप को भी खुशी मिलती है। इसलिए नहीं कि तुम्हारे हाथ में मोबाइल आ जाए, इसलिए कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ। कई बार आजकल ऐसी भी सिचुएशन है कि हम पढ़ भी गए, लिख भी गए, फिर भी जॉब नहीं है, तो घबराना नहीं चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, जॉब मत ढूंढो, अगर संभव हो सके तो तुम ऐसे बनो जो जॉब दे सको किसी को, ऐसे बनो। 2 भाइयों की कहानी मुझे याद आ रही है, अगर आप इसी एजुकेशन सिस्टम पे ही है तो मैं चाहूंगा आप सब बच्चों के लिए है ये, बूढ़े भी सुन ले, तुम भी तो सीख ही लोगे कुछ ना कुछ, आप भी सब। बहुत अच्छी कहानी है। 2 भाई थे, माता पिता थे नहीं। मैं उन बच्चों को कह रहा हूं जिनको एजुकेशन मिल जाती है वो क्या बदल सकते हैं, कैसा चमत्कार कर सकते हैं। ये बड़ी ज्ञानप्रद स्टोरी है युवाओं के लिए। लेकिन ऐसे बनने की कोशिश करो। 2 भाई थे, मां बाप थे नहीं। बड़े भाई ने कम पढ़ लिख कर नौकरी करना प्रारंभ कर दिया और अपने छोटे भाई को पढ़ाता गया। बड़े भाई ने अच्छा किया, क्योंकि जानता था कि वो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। तो पढ़ा कम, नौकरी में लग गया, नौकरी कमाने लगा, कमा के बच्चों भाई को पढ़ाने लगा। अब वो भाई पढ़ लिख गया लेकिन नौकरी न मिले। अब वो भाई ये चाहता था कि मुझे ऐसी नौकरी मिले जिससे कम से कम मैं अच्छी कार्य को आगे कर सकूं। पढ़ा लिखा बड़ा अच्छा ही था, लेकिन बड़े भाई में एक प्रॉब्लम थी। बड़ा भाई थोड़ा एहसान जताता था, कुछ करता नहीं है। जैसे नहीं, कई बार हमारे यहां तो कहते हैं टॉन्ट मारना, आजकल कहते हैं कमेंट करना। कमेंट करता है, और कमेंट भी नेगेटिव कमेंट। कई लोगों का स्वभाव होता है नेगेटिव कमेंट करना, तो उसका वही स्वभाव बन गया। पढ़ाया लिखाया अच्छा किया, लेकिन नेगेटिव कमेंट, तू कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही पढ़ा रहता। वो भी बेचारा माथा पकड़ के पढ़ा रहता था, कोई अच्छी नौकरी मिल नहीं रही, कोई अच्छी नौकरी मिल। अब पढ़ा लिखा अच्छा था। और छोटा भाई कहता था ये भी बात अच्छी है कि ये इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन रोज ऐसे कमेंट करते हैं, ये ठीक नहीं। पर फिर भी सुनता था। एक दिन बड़े भाई ने हद कर दी। बड़े भाई ने कहा, तू बेकार है, निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू ऐसे ही पढ़ा रहेगा। मैं तो तुझे पढ़ा लिखा के पछता रहा हूं, तेरे ऊपर इतना पैसा मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिया, तू कुछ नहीं कर पाएगा अपनी जिंदगी में, निकल जा मेरे घर से, अभी निकल जा मेरे घर से।
छोटे भाई को लगा डांटना फटकारना ये अच्छी बात है, पर ऐसे कहना कि निकल जा मेरे घर से, ये तो सरासर इंसल्ट है। वैसे तो मेरे बड़े भाई हैं, पर अब इनको शायद लगता नहीं कि मैं इनके साथ रहूं। तो उसके भी मन में विचार आ गया। 2 जोड़ी कपड़े जो उसके थे उसे उठाए, बैग लेकर निश्चय कर लिया कि अब मैं इस घर को छोड़ दूंगा। तो वो जाने लगा, तो बड़े भाई ने समझाने की बजाय एक और कमेंट किया, जा 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 निकल जा। हमारे ब्रज में तो कहना, असल की औलाद हो तो दोबारा लौट के मत आइयो। ये बहुत बड़ी बात हो गई। असल की औलाद हो तो मतलब पिताजी तक पहुंच गई बात, दोबारा लौटना नहीं इस घर में। अब और बुरा लगा, निश्चय कर लिया कि चाहे मेरे प्राण चले जाएं, मैं अब इस घर में वापस नहीं आऊंगा। भाई को प्रणाम किया और चला गया। और जब प्रणाम करके गया तो सोचे जाऊं कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ, फिर भी जाना तो है ही है। एक दूसरे गांव में दूर पहुंचा, मंदिर था, मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। निश्चित ये बात सत्य है, भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता अवश्य खुलता है। जब तक एक रास्ता तुम्हारे लिए न खोल दे तब तक दूसरा रास्ता बंद, पहला रास्ता बंद नहीं करता वो। ये उसका स्वभाव है। ये हमें दिखता नहीं है कि वो रास्ते खोल के बैठा है, हमें नहीं दिखता, हमें समझ में नहीं आती, ये हमारी मिस्टेक है। भगवान के चरणों में प्रणाम किया और लौटकर भगवान के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसी समय बुढ़िया माँ एक वहां से निकली, मंदिर में जाके पूजा की। पूजा करके जब वापस आ रही थी तो उस माँ ने कहा, लगता है सुबह से रोटी नहीं खाई तूने, चल मेरे घर, मैं तुझे रोटी खिलाते हूं। बच्चा पीछे पीछे चल दिया और उस बालक ने जाके रोटी खाई। माँ ने उन्हें रोटी दी। आजकल ऐसे लोग मिलेंगे? अब तो मांगने से भी नहीं मिलती साहब। थोड़ा नहीं, बहुत बदल गया है समय। समय तो क्या बदला है, स्वभाव बदला है लोगों का। उनको लगता है कि किसी को खिलाने से कम हो जाता है। एक महात्मा जी का चेला था, बहुत ही खाता था, बहुत ही खाता था, बहुत ही खाता था। और चेला बड़ी शिकायत करते थे, बोले महाराज ये बहुत ही खाता है, ये तो बहुत ही खाता है, ये तो बहुत ही खाता है। महाराज ने मुस्कुरा के कहा, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। तो जो जितना भाग में लिखा के लाया है उतना ही खाएगा। वो तुम्हारे घर में भी आके खा जाएगा, क्योंकि उसका है, तुम्हारा नहीं है वो। ये प्राउड करना, ये घमंड करना कि मैंने इतने लोगों को खिला दिया, इट्स बैड। तुम्हारा नहीं था, वो उसी का था, तुम्हारे यहां पहुंच गया था, इसलिए वो तुम्हारे यहां पहुंच के खा गया। तो उस बालक ने माँ को प्रणाम किया और उस बालक ने कहा, माँ एक बात पूछनी है। बोले क्या? बोले तुम्हें कैसे पता चला मैं भूखा हूं? माँ ने कहा, बेटा मैं भी एक माँ हूं, बच्चे का मुख देखकर पहचान जाती हूं कि वो भूखा है कि पेट भरा हुआ है। माँ हूं इसलिए पता चल गया। अच्छा, पूछा बात क्या है? तो उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई। मैं बहुत दुखी हूं माँ, मेरे पास कोई कार्य नहीं है, अब जा रहा हूं कहीं नौकरी ढूंढूंगा। तो उस माँ ने कहा, बेटा एक बात बता, तेरे पास कोई नौकरी नहीं है, तू ये घर छोड़ के जा, मेरे यहां से भी जाना चाहता है, अपने भाई का घर तू छोड़ ही आया है, तू एक काम क्यों नहीं करता? बोले क्या? बोले तुझे एक काम करना चाहिए, इस गांव में कोई, तू पढ़ा लिखा है ना? बोले बहुत पढ़ा हूं माँ, आपके आशीर्वाद से। बोले तो इस गांव में कोई मास्टर नहीं है, कोई टीचर नहीं है, क्यों नहीं तू इस गांव के बच्चों को पढ़ाता, इस गांव के लोग तेरा बड़ा आदर करेंगे। क्यों नौकरी ढूंढता है? यहां के बच्चों को पढ़ाना। उस व्यक्ति को बात अच्छी लगी। बोले माँ आपका आइडिया अच्छा है। तो उस माँ ने उसकी हेल्प की
कि तू प्रारंभ में यहीं मेरे यहीं पढ़ा ले, नहीं तो गांव वाले जैसे कहें तो गांव वालों ने एक छोटा सा घर बना के दे दिया, ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि आप हमारे बच्चों को पढ़ा सकेंगे। अब उसकी एजुकेशन तो बहुत अच्छी थी ही, उसने जो बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ किया उसकी प्रशंसा शहर तक पहुंच गई। अब तो दूर दूर शहर से बच्चे उसके पास ट्यूशन लेने आने लगे, उसकी अच्छी आमदनी होने लगी, और जब उसकी अच्छी आमदनी होने लगी उसकी प्रशंसा शहर तक पहुंच गई, बड़े बड़े स्कूलों तक पहुंच गई। तो एक स्कूल का व्यक्ति जिसने स्कूल बनाया था, बहुत अच्छा स्कूल था शहर का, वो व्यक्ति के पास पहुंचा, उस बच्चे के पास, और उस बच्चे से कहा मैं आपके लिए एक जॉब लाया हूं। बोले क्या? बोले मेरा ये स्कूल है, आपने नाम सुना है? बोले हाँ सुना है। मैं चाहता हूं आप इस स्कूल में, मेरे स्कूल में, वो मेरा ही स्कूल है, आप प्रिंसिपल बने। बड़ी खुशी हुई उसे, ये तो वो चाहता ही था कि इतनी बड़ी जॉब उसे मिले, वो तो ये चाहता ही था पर मिल नहीं रही थी। पर विद इन 2 मिनट्स, सिर्फ 2 मिनट में उसने मना कर दिया, मुझे जॉब नहीं चाहिए। क्यों? उस बच्चे को याद आई वो मां जिसने उस समय रोटी दी जब पेट में कुछ नहीं था, व्यवस्था भी हाथ में नहीं थी। याद आ गया वो गांव, जिस गांव के बच्चों को पढ़ाते समय उसकी बात शहर तक पहुंच गई। आज के किसी व्यक्ति से ये कल्पना कर पाओगे आप? उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसी गांव में पढ़ाऊं। अरे बड़ी अच्छी ऑफर है, प्रिंसिपल। आई एम सॉरी सर। क्यों? अगर वो पैसे के लिए नौकरी करता तो निश्चित वो स्वीकार कर लेता, पर उसने पैसे के लिए स्वीकार नहीं किया। अब वो पढ़ाने का कार्य जो है वो सेवा भाव से कर रहा है, कमाई के लिए नहीं कर रहा, वो सेवा भाव। इस गांव ने मुझे रोटी दी है, मैं इस गांव को नहीं छोड़ूंगा, मैं इस गांव में रह के यहां के बच्चों को पढ़ाऊंगा। उसने ये निश्चय किया। अब तो महाराज 7 दिन बाद वो व्यक्ति फिर लौट के आया। सोचा थोड़ा दिमाग ठंडा हो गया होगा, तो उस व्यक्ति ने कहा, बच्चे ने कहा, क्यों आप बार बार परेशान होते हैं? मैं निश्चय कर चुका हूं, मैं इस गांव को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। उस व्यक्ति ने कहा तुम मेरे स्कूल नहीं जाओगे? बोले नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रह के पढ़ाऊंगा। बोले तुम मेरे स्कूल नहीं जाओगे? बोले नहीं जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, अब मेरा स्कूल इस गांव में आएगा। तुम मेरे स्कूल नहीं चल सकते, कोई बात नहीं, मेरा स्कूल यहां चल के आएगा, लेकिन तुम्हारे लिए मैं पूरा स्कूल बनाऊंगा, यहां पढ़ाओगे? मंजूर है। उस महानुभाव ने, कोई नेक दिल इंसान रहा होगा, उसने उस गांव में बहुत बड़ा स्कूल बनाया, बहुत बड़ा, और प्रिंसिपल पूरी वही, वो बालक सुयोग्य बालक था, और सुयोग्य बालक को जब प्रिंसिपल बना दिया गया तो वो स्कूल सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता था, संस्कारों के लिए काम करता था, बच्चों को पढ़ाने का काम बड़े अच्छे ढंग से करता था। स्कूल का इतना नाम हुआ कि दूसरे शहरों से लोग वहां पढ़ने आते और हॉस्टल में रहते, गुरुकुल में रहते। ये समझो, पूरी जिम्मेदारी प्रिंसिपल साहब की थी। एक दिन एक गरीब व्यक्ति आया और इस गरीब व्यक्ति ने कहा मुझे नौकरी चाहिए। मैनेजर था वहां, मैनेजर ने कहा प्रिंसिपल साहब अगर हाँ कह देंगे तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, मैं तुम्हें अपनी तरफ से सेलेक्ट करता हूं, तुम्हारी पढ़ाई कम है इसलिए मैं तुम्हें क्लर्क की जॉब देता हूं, लेकिन प्रिंसिपल साहब सिग्नेचर करें तब। बोले ठीक। प्रिंसिपल साहब कब आएंगे? बोले 2 दिन बाद। 2 दिन बाद प्रिंसिपल साहब आए, उसे पता चला वो प्रिंसिपल साहब के रूम में था ही गरीब आदमी। प्रिंसिपल साहब के रूम में ये गरीब आदमी कोई और नहीं, वो इसका बड़ा भाई था। यूं घूमता है इस समय, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है।
न जाने कब कौन सी सुई कब ऊपर पहुंच जाए। तो यूं घूम के नीचे, तो उस बड़े भाई ने कहा तू यहां क्या कर रहा है? प्रिंसिपल साहब के कक्ष में तेरा क्या काम? तू जानता है, तू तो आज भी नौकरी के लिए आया होगा, पर मेरी नौकरी तो मैनेजर साहब ने कह दिया कि मिल जाएगी। बस प्रिंसिपल साहब आके सिग्नेचर करेंगे, मुझे नौकरी मिल जाएगी, तू किसी काम का नहीं है। छोटा भाई प्रिंसिपल की सीट पे जाके बैठ गया। आई एम द प्रिंसिपल। अब तो बड़ा भाई देखते रह गया। उसने निर्णय निश्चय कर लिया, उसको लग गया कि अब नौकरी मिलने वाली, जिसको मैंने घर से निकाल दिया, भगा दिया, क्या वो मुझे नौकरी देगा? छोटा भाई खड़ा हुआ, पैर छुए, पैर छूकर बोला, भैया आपको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन एक शर्त पे। पहले तो ये समझ लो, आप कम पढ़े इसलिए क्लर्क की नौकरी आपको मिल रही है। दूसरा, आपको भगवान ने कुछ दिया, उसका अभिमान आपने किया, शायद इसलिए आपको आज ये दिन देखना पड़ा। तीसरा, अगर आप ये निश्चय करें, मेरे से वादा करें कि आज के बाद अभिमान नहीं करेंगे, तो नौकरी आपकी। प्रॉमिस। निश्चित तौर पर मुझे नहीं पता कि आपको कौन सा करैक्टर पसंद आया होगा, बड़ा या छोटा, इस स्टोरी में, लेकिन एक बात गारंटी से कहता हूं, अगर आप पढ़े हैं, अगर आप एजुकेटेड हैं, तो निश्चित आप ये मत सोचिए कि आपको नौकरी मिल जाए। आप ये सोचिए कि मुझे कुछ बदलाव लाना है अपने समाज में।